अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन की खबर है। युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है और हंगामा बढ़ने पर पुलिस के साथ युवाओं की नोक-झोंक भी हुई है। अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तराखंड में आज भी प्रदर्शन की खबर और तस्वीरें हैं। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान युवाओं के साथ पुलिस की नोक-झोंक भी हुई। युवाओं के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया है। ये देखिए तस्वीरें हल्द्वानी से हैं। ये प्रदर्शन के बेकाबू होता देख यहाँ पर पुलिस को लाठियां भी भाजनी पड़ी और परिस्थिति को काबू में पाने के लिए ये देखिए कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भाजी। छात्र आंदोलनरत थे, सुबह 7 बजे से इकट्ठा हो गए थे। ये रामलीला ग्राउंड में इनकी कॉल थी, वहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। इनको सुबह से तमाम आला अधिकारी यहाँ पे पुलिस और प्रशासन के हैं और समझा रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं। उसके बाद जब ये सड़क पर आ गए हैं और इन्होंने यातायात को बाधित करना शुरू किया है, तो उसके बाद इनको यहाँ से हटाया गया है और हटाने के बाद कुछ लोगों को जो हमारी पकड़ में आए हैं उनको पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है और इसके बाद जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसमें तमाम सारे जो लोग यहाँ पे बाकी थे वो इधर उधर निकल गए हैं, भाग गए हैं। तमाम इस पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई है। पुलिस ने अब यहाँ पे यातायात सामान्य कर लिया है और आम लोगों का जो जनजीवन है उसको सामान्य कर लिया है। तो देखिए एक तरफ प्रदर्शन की तस्वीरें हैं हल्द्वानी या देहरादून से, तो उधर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अग्निपथ योजना की तारीफ की है। जब भी कोई अच्छा काम हुआ है आज तक इतिहास के अंदर, हमेशा उसका विरोध हुआ है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का। कई दोषों के अध्ययन करने के बाद और बहुत सोच कर ये फैसला लिया गया है किस प्रकार से आज हमारे देश का, मैं हम कोई भी नहीं, जितने भी हमारे सराउंडिंग राष्ट्र हैं, किसी को भी हम अपना मित्र नहीं कह सकते पूरे भरोसे के साथ में। एक सिर्फ नेपाल को मित्र कहते थे कब, लेकिन समय समय पर वो भी कभी आंख दिखा देता है। ऐसे में हमारी सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये तस्वीरें हैं जो हल्द्वानी से सामने आई। सैकड़ों की संख्या में ये युवा सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे, लेकिन प्रदर्शन में जब उपद्रव शामिल हुआ तब पुलिस प्रशासन ने कमान संभाली, लाठियां भाजनी पड़ी, भीड़ को तितर बितर करना पड़ा, तब परिस्थितियों को काबू में लिया जा सका। देखिए जगह जगह युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से लाठी डंडे भांज करके यहाँ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थोड़ा बल प्रयोग किया। चलिए अभी हल्द्वानी की क्या कंडीशन है और किस तरीके की तस्वीरें हैं और वहां पर माहौल कैसा है, ये बताएंगे हमारे सहयोगी अंकित शाह। जी अंकित, अभी ताजा स्थिति क्या है वहां की? आपको बता दें कि आज सुबह से ही अग्निपथ का विरोध चल रहा था। लगातार युवा सुबह से ही यहाँ पर सड़कों पर उतर गया था। बस अभी सामान्य है, यही दुनिया जगह है और यहाँ पर आज सुबह यहाँ पर लाठीचार्ज किया है। अभी इसके सामान्य जिस से आज युवा सड़कों पर उतर गया है। बहुत बड़ा तो देखिए हल्द्वानी में अभी भी जो तस्वीरें हैं वो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। अंकित ये बताइए कि कितने की संख्या में युवा थे और अभी क्या प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है? आगे हंगामे के आसार हैं या यहाँ बातचीत से चीजें सुलह की ओर हैं? तो देखिए हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। यहाँ पर प्रशासन का क्या रवैया रहा, क्या रुख रहा? आने वाले वक्त में अगर और हंगामा होता है तो किस तरीके की रणनीति है?
से आपको बता दें कि जिस तरह से सुबह से ही युवा सड़कों पर उतर गए थे और अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था। सुबह इस तिकोनिया क्षेत्र में ही युवा यहाँ पर आ गए थे और यही तिकोनिया क्षेत्र है। अभी स्थिति यहाँ पर सामान्य है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रशासन के ऊपर चूक क्या है, क्योंकि प्रशासन को भनक तक नहीं लगी कि इतने युवा इस सड़क पर उतर जाएंगे और इस तरह से प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है और प्रशासन आने वाली चुनौतियों को लेकर यही खड़ा हुआ है कि ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसलिए सभी लोगों को यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए हैं। जी चलिए अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा हल्द्वानी तिकोनिया चौराहा, जहां पर कई युवा इकट्ठा हुए और हंगामे की तस्वीर आई। फिलहाल स्थिति शांत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्यों का जायजा लिया इन्होंने। अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया सीएम पुष्कर सिंह धामी में। इसके साथ निर्माण कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। देखिए, पहाड़ों पर काम जो चलता है, कंस्ट्रक्शन चलता है, उसमें गुणवत्ता का बहुत महत्व है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खुद। मास्टर प्लान के तहत जो काम चल रहा है उस पर नजर डाली। देखिए, दर्शन पूजन की भी तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंच के शीश नवाया, पूजा की और उसकी तस्वीरें देखिए, विधिवत पूजा पाठ करती तस्वीरें। जब वो पूजा पाठ करके वापस आए तो किस तरीके से तमाम लोकल लोगों में, वहां पुरोहितों में उत्साह था। और देखिए, आज विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है। विपक्ष नियम 310 के तहत बिजली कटौती की मांग पर सवाल उठाएगा। इसके साथ ही विपक्ष कई और मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है। इसके साथ ही सदन में आज 4 विधेयक भी पास होंगे। तो देखिए, आज आखिरी दिन हो सकता है। बजट सत्र का चौथा दिन है और लगातार हो रही बिजली कटौती पर कांग्रेस सवाल उठा सकती है। इस मुद्दे को सामने लाया जा सकता है। विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन हंगामे के आसार भी। अघोषित बिजली कटौती हमने भी वायदा किया था। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी 24 घंटे बिजली देने का हमने भी वायदा किया था और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था, जो उनका घोषणा पत्र में, इसका उल्लेख था कि हम उत्तराखंड में जनमानस को, उद्योगों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को, छोटे मझोले व्यापारियों को, किसानों को, सबको हम बिजली पर्याप्त मात्रा में सुलभ कराएंगे 24 घंटे। लेकिन आज अघोषित बिजली कटौती है। छात्र छात्राएं परेशान हैं, किसानों के नलकूप सूख बंद हो चुके हैं बिजली के अभाव में, उद्योग चौपट हो चुका है। कृषि और उद्यान और सैनिक कल्याण को लेकर शायद लगभग 10 क्वेश्चन लगे हैं और सभी की हमने तैयारी की है और सदन के अंदर उनका जाएगा कि माकूल जवाब वापस सदन के अंदर दिया जाए। देहरादून से खबर है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रहा है विपक्ष, ये कहना है। हमारी मंशा सदन को चलाने की है, यशपाल आर्य का ये कहना है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हमने सरकार का पूरा सहयोग किया है। हमारी मंशा भी यही है कि सदन चले, सुचारू रूप से चले। यशपाल आर्य ने यह कहा है कि हम सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। विपक्ष का समूचा सहयोग है ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। आज भी हम कहना चाहते हैं, हम सरकार को सकारात्मक सहयोग देना चाहते हैं। हमारी कोशिश नहीं कि हम बैल पे जाएं, हम सदन को बाधित करें, हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से होना चाहिए तो संसदीय कार्य मंत्री ने, सरकार ने, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विपक्ष को बुलाना चाहिए था, गतिरोध को खत्म करना चाहिए था। और मेरा मानना है कि अगर हम मिलते बैठते तो निश्चित रूप से कल सदन पर्याप्त जो हमारा है, चाहे रात के 10 बजे तक चलता, चाहे कुछ भी होता, हम सदन को चलाने की हमारी इच्छा थी। इसके साथ ही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार के मंत्री के होमवर्क के साथ सदन में नहीं आ रहे हैं और जिससे विधायकों को सवालों के सही जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। मगर धामी सरकार में मंत्री रेखा आर्या कह रही हैं कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं।
सदन में हमने सभी मंत्रीगणों को सुना भी है और सब अपनी ओर से बेहतर उत्तर देते हैं। विपक्ष का काम है कमियां निकालना, बेहतर उत्तर में से भी अपनी राजनीति करना। तो मैं उसको केवल एक राजनीति का कह सकती हूँ कि वो दृष्टिकोण उनका है कि हम केवल विपक्ष में रहते हुए हम केवल कमियां निकालें या हम केवल ये कहें कि मंत्रीगण तैयारी के साथ में नहीं आए। मैं समझती हूँ सभी तैयारी के साथ आते हैं, जिम्मेदारी के साथ जवाब देते हैं। ये अलग बात है कि वो विपक्ष की भूमिका में है तो हम अच्छा भी करेंगे तो उन्हें बुरा ही कहना। और उधर कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन के अंदर क्रिकेट खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया। उमेश कुमार का आरोप है कि क्रिकेट में भी करप्शन की बात सामने आ रही है। 310 के तहत हम सबको लेकर आ रहे हैं। सभी विपक्ष के लोगों ने, उसमें अधिकतर लोगों ने साइन किए हैं और लगातार नियम 58 में हम उठाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सवाल उठ नहीं पा रहा था सदन के पटल पर। क्रिकेट के अंदर घोर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। अनियमितताएं नहीं कहूँगा, मैं भ्रष्टाचार कहूँगा, क्योंकि जिस स्तर का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, आप लोगों ने ना कभी ऐसा देखा होगा ना सुना होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस लोधा आयोग की सिफारिशों को मानते हुए बीसीसीआई के लिए एक नियम, कायदे, कानून तय कर दिए थे कि क्रिकेट टीमों का सिलेक्शन कैसे होगा, प्लेयर्स का सिलेक्शन कैसे होगा, कोचेस कैसे रखे जाएंगे, कौन उनका चयन करेगा, जॉइंट सेक्रेटरी की पावर्स क्या होंगी, सेक्रेटरी की पावर्स क्या होंगी, ट्रेजरर की पावर्स क्या होंगी, सीईओ की पावर्स क्या होंगी। लेकिन इन लोगों ने, चंद लोगों ने मिलकर एक ऐसा कोकस बना लिया जिसके तहत ये लोग ऐसे षड्यंत्र करते हैं कि जो आज में जब सदन में हम इसका खुलासा करेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि क्रिकेटिंग में हो क्या रहा है। देखिए, सदन के भीतर कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि जब सरकार के मंत्री का इलाज उत्तराखंड के अस्पताल में नहीं हो सकता है, फिर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कहां हैं? वो पूर्ण हो। नेता प्रतिपक्ष के साथ शपथ करता हूं। विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान मंत्री चंदन राम दास की तबीयत बिगड़ने के मुद्दे को कांग्रेस हवा दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री को ही प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो खुद ही बीमार है, और जब परिवहन मंत्री जी असहज हुए, उनको दून मेडिकल कॉलेज वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं था। ये हालत, ये स्थिति जब राजधानी के अंदर है तो फिर चार धाम में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस के अपने आरोप हैं, मगर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि दून अस्पताल के साथ ही प्रदेश के बाकी अस्पताल में व्यवस्थाएं बेहतर हैं। सवाल है कि फिर चंदन रामदास को दून अस्पताल से हायर सेंटर क्यों रेफर करना पड़ा। इस पर भी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सफाई दी है। उनका कहना है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि चंदन रामदास को इलाज के लिए अच्छी सुविधा मिल सके। हर सवाल का जवाब दिया जाता है और पूरे देश में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मैक्सिमम 3 अनुपूरक प्रश्न उसके साथ पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 भी पूछ लेते हैं, हम उनका भी जवाब देते हैं। कोई 7-7 भी पूछ लेते हैं, तब भी हम जवाब देते हैं। अब मेरा कहना है कि सरकार ने इतने काम कर दिए हैं कि विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो उनको सदन के बाहर यही कहना है कि साहब उत्तर नहीं दिए जाते हैं, एक एक सवाल का उत्तर दिया जाता है। कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि सरकार के मंत्री होमवर्क किए बगैर ही सदन में आ रहे हैं, मगर सीएम धामी का कहना है कि हर मंत्री होमवर्क पूरा करने के बाद ही सदन में आ रहा है। दीपक सर ये कह रहा है बार बार कि मंत्री सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होमवर्क पूरा नहीं हो पा रहा, क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत सारे जो सवाल हैं वो सप्लीमेंट्री के रूप में जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से अभी क्योंकि पहला सदन है और अच्छा होगा, निकट भविष्य में और बढ़िया होगा। 14 जून से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी। अब तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब सदन के अंदर गर्माहट न दिखी हो, जिससे साफ संकेत है कि यह सदन भी लगता है हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी को इसका बड़ा इनाम मिला है। गहतोड़ी को वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब गहतोड़ी को दर्जाधारी मंत्री बना दिया गया है। कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। गहतोड़ी दूसरी बार चंपावत सीट से विधायक बने थे। देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। यमुना घाटी के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की खबर आ रही है और ये किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि फसलों को बेहद नुकसान पहुंचा है। देखिए, आज मौसम के बदलने की तस्वीर और खबर हमने आपको कई इलाकों से दिखाई, लेकिन यमुना घाटी की हुई बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है। क्यों? क्योंकि बारिश के साथ जो ओले गिरे हैं उसने फसलों को बहुत क्षति पहुंचाई। देखिए, पूरे प्रदेश में वैसे बारिश की खबर आई, जगह जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन ओलों की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। तो देखिए, मानसून को देखते हुए हर तरीके के आपदा से निपटने के लिए टिहरी पुलिस ने तैयारी कर ली है। एसएसपी के निर्देश पर सभी थानों और चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यात्रा रूट पर बछेली खाल हो, जाजल हो, यहाँ पर अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो देखिए, बारिश के साथ ही पहाड़ों पर जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में आपदा से निपटने के लिए तैयारियां पूरी होनी चाहिए। देखिए, चारधाम यात्रा को लेके 200 पर्यटन पुलिस चौकियां खोली गई हैं जनपद में। 2 आपदा से संबंधित चौकियां खोली गई हैं, एक बचेली खाल में और एक जाजल में। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की जो पहले से ढालवाला में, कोटी कॉलोनी में और 82 में पोस्ट थी, उसके अतिरिक्त एक घनसाली नई पोस्ट खोल दी गई है। और आपदा से संबंधित सारी तैयारियां जो हैं जनपद स्तर से पूरी कर ली गई हैं और अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसको निपटने के लिए टिहरी पुलिस पूरी तरह तैयार है। उधर केदारनाथ में 16-17 जून 2013 की आपदा को आज 9 साल पूरे हो गए हैं। आज के दिन ही केदारनाथ धाम में कुदरत ने बुरी नजर फेरी थी और संपूर्ण केदार नगरी के साथ ही कई इलाकों में तबाही का मंजर हमने देखा था, जहां आपदा में हजारों लोगों का रोजगार छिन गया, कई लोगों के आशियाने बह गए, तबाह हो गए और साथ ही हजारों लोगों की जान भी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो हमारा चौक निर्माण है, सरस्वती घाट मंदाकिनी की साइड में जो निर्माण है वो सारे पूर्ण कर लिए गए हैं। रेंज सेंटर, ब्रिज, एसटीपी आदि कई ऐसे 15 से 16 मुख्य काम हैं जो कि काफ़ी तेज गति से चल रहे हैं और निकट समय में उनको पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर आने वाली यात्रा में यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। देखिए, केदारनाथ त्रासदी को 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस कालखंड में केदारपुरी का स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। अब तीर्थ यात्री पहले के मुकाबले कई गुना अधिक उत्साह से बाबा के दर्शन करते हैं, केदारपुरी के दिव्य और भव्य स्वरूप को देखने आ रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या इन 9 सालों में 2 गुना से अधिक है। सरकार ने केदारपुरी को आपदा की दृष्टि से काफी सुरक्षित बना दिया है। धाम के चारों तरफ त्रिस्तरीय सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी में बाढ़ सुरक्षा काम किए गए हैं। को पूरे 9 वर्ष हो चुके हैं। उस समय का भयावह दृश्य कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि दोबारा हम केदारनाथ यात्रा पे आएंगे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ यात्रा के लिए बहुत भयंकर भीड़ उमड़ घुमड़ के आ रही है, देश और विदेश। इसका श्रेय मैं माननीय मोदी जी को देती हूँ। जुमे की नमाज को लेकर उत्तराखंड ने एक अलर्ट जारी किया है। डीजीपी अशोक कुमार की ओर से प्रदेश के सभी एसपी, एसएसपी को अलर्ट रहने का निर्देश मिला है और प्रदेश के कई ऐसे शहरों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तस्वीरें आई, उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, राजधानी देहरादून को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत पौड़ी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने प्रभावित क्षेत्र भट्टी गांव
और सपलोड़ी पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। गुलदार के हमले में मारी गई 2 महिलाओं के परिजनों से मुलाकात की। हरीश रावत ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अग्निशमन आदि के लिए एक अच्छी कार्यनीति बना सकें और साथ साथ ऐसे परिवारों को जो है हम शहीद परिवार का दर्जा दे सके, उनको एक सम्मान दे। देहरादून में, लखनऊ में, दिल्ली में बैठकर पर्यावरण की बात करना बड़ा सरल होता है। जब हमारे बनाए हुए जंगलों में ही हमारे लिए खतरा जीवन का पैदा हो गया है तो हमारे दर्द को जब अपने ही परिवार के कुटुंबीजन को हम इस तरीके से मरता देखते हैं तो उसको समझना बड़ा, उस दर्द को समझना, उस आक्रोश को समझना, भयभीत मन के आक्रोश को समझना बड़ा कठिन है। और उधर रानीखेत स्थित गोल्फ ग्राउंड की बात करें तो इसे सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सैलानियों के लिए ये ग्राउंड खोला गया है। वहीं मंगलवार को गोल्फ ग्राउंड पूरे दिन खुला रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से एक सिपाही की तैनाती रहेगी। पिछले कुछ महीनों से, 1.5 साल से इनफैक्ट ये ग्राउंड पब्लिक के लिए बंद था और रानीखेत का एक स्मारक है। जो भी टूरिस्ट रानीखेत आता है उसको गोल्फ ग्राउंड वो आता ही आता है। यहाँ के लोकल के लोग हों, हल्द्वानी के लोग हों, अल्मोड़ा के लोग हों, स्पेशली ये देखने आते हैं। और जब समर्स की छुट्टियाँ होती हैं तो फिर बात ही क्या है, सारा मतलब पूरा आपका दिल्ली, हल्द्वानी, मुरादाबाद, रामपुर सारा उमड़ पड़ता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।